नमस्कार, मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से आपका एक बार पुनः इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम जानेंगे समग्र स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास। समग्र स्वास्थ्य अर्थात जिसमें हमारे शरीर के सभी सेल्स, सभी ऑर्गन्स, पूरा शरीर जिसमें शामिल हो, पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम योग का पैकेज आज देखेंगे। और योग के अलावा हम ऐसे लाइफस्टाइल फॉर्मूलाज जानेंगे जिनसे हमारा स्वास्थ्य एक अच्छी गति में गतिमान रह सकता है और हमेशा हम एक तंदुरुस्त और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में। शरीर ही धर्म को जीने का, धर्म को स्थापित करने का सबसे पहला साधन है। तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य का सम्यक रहना, ठीक रहना बहुत अति आवश्यक है। और अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो आयुर्वेद संहिताओं में कहा गया है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात जिसकी त्रिदोष सम हो, अग्नि सम हो, 13 प्रकार की शरीर में अग्नियाँ होती है, सप्तधातुअग्नि, पंचभूताग्नि और एक जठराग्नि। समदोषः समाग्निश्च समधातु, 7 धातुएं शरीर में होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और ये जब 7 धातुएं अपने अच्छे अनुरूप में जब होती हैं तो अंत में फिर ओज धातु का निर्माण होता है। और जब ओज धातु का निर्माण होता है तो व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य, यानी हम कह सकते हैं कि व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ होता है जब व्यक्ति के अंदर व्यक्ति जब ओजस्वी होता है। तो अगला समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः। मलक्रियः अर्थात शरीर की जो डिटॉक्सिफाइंग, नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग जो प्रोसेस होती है, चाहे वो हमारी मल मूत्र त्यागने की शरीर की एक क्रिया हो, या फिर पसीना निकालने की क्रिया हो, या फिर किसी भी प्रकार से छींकने या फिर नोजिंग के माध्यम से कफ निकालने की क्रियाएं हो, सभी क्रियाओं के समुचित ढंग से बाहर निकलने के जो आयाम है वो ठीक ढंग से कार्य करने लगे। और इनके अलावा प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः, हमारे शरीर की सभी इंद्रियां हैं और पूरा शरीर, मन, बुद्धि जब स्वस्थ, एक हैप्पीनेस फील करे, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्वास्थ्य। और अगर हम आधुनिक WHO के अनुसार देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की पुष्टि की है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीटली वेलबींग ऑन फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल प्लेन्स ऑफ बीइंग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अर्थात शरीर सिर्फ बीमारियों से मुक्त शरीर अगर है तो उसे ही हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। शरीर स्वस्थ शरीर तब कहलाएगा जब शरीर शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप में स्वस्थ हो, तो ही हम उसे स्वस्थ शरीर के संज्ञा देंगे। तो शारीरिक रूप में सोशल, सामाजिक रूप में फिजिकल, शारीरिक रूप में मेंटल, मानसिक रूप में स्पिरिचुअल, अर्थात आध्यात्मिक रूप में हम स्वस्थ बने, इसके लिए योगाभ्यास करना और हमारी लाइफस्टाइल, जीवनचर्या, दिनचर्या बहुत अहम भूमिका निभाती है। इनके अलावा आहारचर्या, जो कि जीवनचर्या में ही शामिल है। तो हम पहले कुछ योगिक क्रियाओं को देखेंगे जिनके नियमित अभ्यास से हमारा समग्र स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और उसके बाद हम देखेंगे कुछ लाइफस्टाइल फॉर्मूलाज जिनके अपनाने से हम स्वस्थ जीवन, सामान्य जीवन से अधिक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बैठकर किए जाने वाले कुछ योगासनों के अभ्यास से। सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन स्पेशली आपके इस शरीर में फोकस डालता है एब्डोमिन एरिया पर। तो एब्डोमिन एरिया में स्पेशली डाइजेस्टिव ऑर्गन्स शामिल होते हैं। साथ में डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में एक और ऑर्गन्स होता है हमारे शरीर में जिसे हम कहते हैं लीवर। लीवर डाइजेशन में हेल्प करने के साथ साथ पूरे शरीर की जो भी मुख्य मेटाबॉलिक जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, सारी लीवर ही कंडक्ट करता है अधिकतर। तो लीवर पर भी अच्छा असर डालता है। इसलिए मंडूकासन के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म भी संतुलित होता है। आइए मंडूकासन का अभ्यास करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। उसके बाद पेट को अंदर की ओर खींचेंगे, बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखेंगे और इन दोनों हाथों को नाभि पर रखेंगे और सामने की ओर झुक जाएंगे। इसी स्थिति में 2 मिनट, जो स्वस्थ व्यक्ति हों वो प्रतिदिन 2 मिनट करें।
इतना पर्याप्त है। आगे 5 मिनट 10 मिनट करें तो फिर बहुत अच्छी आदर्श स्थिति होती है, लेकिन कम से कम 2 मिनट तो स्वस्थ व्यक्ति को भी करना ही चाहिए। ये मंडूकासन हमने देखा। आगे हम देखेंगे शशकासन का अभ्यास। शशकासन के लिए दोनों हाथों को हम ऊपर उठाते हुए और लंबी गहरी श्वास भरते हुए आगे की ओर झुकते हैं। शशकासन का हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। आइए शशकासन का अभ्यास करते हैं। फिर से आराम से वापस आ जाएं। शशकासन में भी आप 2 मिनट रुक सकते हैं और शशकासन एक रिलैक्सेशन पोज है, तो इसमें आपके शरीर को अतिरिक्त कुछ असहजता महसूस नहीं होती है। इसे विश्रामात्मक आसन भी हम कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर कभी नींद पूरी नहीं हुई हो, और नींद शरीर के आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, निद्रा को शरीर के उपस्तंभ में से जो शरीर को खड़ा रखते हैं, जैसे कोई भी स्तंभ होता है भवन को खड़ा रखता है, उसी प्रकार से आयुर्वेद के अनुसार शरीर के 3 ऐसे उपस्तंभ हैं जो शरीर के चलने के लिए, शरीर के जीवन को गतिमान रखने के लिए परम आवश्यक है। वो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। निद्रा का इसमें बहुत अहम योग है। अगर कभी किसी कारण से निद्रा पूरी नहीं हुई हो, नींद पूरी नहीं हुई हो, तो वे शशकासन का अभ्यास करके शशकासन में ही नींद लेकर कम समय में अपनी निद्रा पूरी कर सकते हैं। जैसे कि योग निद्रा एक शवासन का ही प्रकार है, उसमें भी कम समय में बहुत अच्छी निद्रा पूरी हो जाती है। उसी के जैसे शवासन भी अच्छी प्रकार से शरीर को रिलैक्स करता है। आगे हम देखेंगे गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन स्पेशली आपके असर डालता है किडनी वाले सिस्टम पर और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, क्योंकि मनुष्यों के कोई भी किसी भी प्रकार की जीवन हो, कोई भी जीवन हो, इस संसार के समस्त प्राणियों के लिए अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ये प्रकृति प्रदत्त एक प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं जिनका मानव जीवन के लिए या फिर किसी भी प्रकार की जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए परम आवश्यक होता है। यह हमारा किसी भी प्रकार के जीव का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है, इसी प्रकार से हम मनुष्यों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को स्वस्थ बनाने के लिए आप प्रतिदिन गोमुखासन का अभ्यास करें। गोमुखासन के लिए इस प्रकार से एक पैर के ऊपर बैठ जाएं और दूसरा पैर, जिस पैर के ऊपर बैठे हैं उसके ऊपर दूसरा पैर रखें। जो पैर नीचे है उसके घुटने के ऊपर दूसरे पैर का घुटना, और जो पैर ऊपर है उसके पैर की एडी, जो पैर नीचे है उसके पैर के हिप्स के पास टच होगा। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर लेंगे और जो पैर नीचे वो हाथ नीचे से लेते हुए पीछे से हाथों को पकड़ लेंगे। इस प्रकार से हमने गोमुखासन का अभ्यास किया। एक बार पीछे से देखेंगे। इस प्रकार से पीछे से हाथों को पकड़ लें। के अभ्यास से रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो मेंटेन होती ही है, साथ में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वह भी सुचारू ढंग से कार्य करने लगता है। आगे हम देखते हैं पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। पश्चिमोत्तानासन के अभ्यास से, क्योंकि अगर हम भारतीय प्राचीन विज्ञान के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे शरीर में 8 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम अष्टचक्र कहते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्या, मनश्चक्र और सहस्रार चक्र। ये 8 चक्र अगर स्वस्थ हैं, मतलब स्वस्थ हैं, तात्पर्य कहने का ये है अगर 8 चक्र अपने पूरी ऊर्जा की स्थिति में हैं, जागृत हैं, तो हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है और हमें सारे यौगिक लाभ भी प्राप्त होने लगते हैं। तो इसके लिए हम पश्चिमोत्तानासन का हठयोग प्रतिपिका में कहा गया है कि पश्चिमोत्तानासन के नियमित अभ्यास से 8 चक्र जागृत होने लगते हैं। आइए पश्चिमोत्तानासन करते हैं।
साइड में हाथों को उठाते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए थोड़ा सा पीछे की ओर झुकेंगे और सामने श्वास छोड़ते हुए झुकेंगे और हमारे मस्तक को, फोरहेड को घुटने लगाते हुए पंजों की ओर खींचेंगे। इस प्रकार से हमने पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास किया। पश्चिमोत्तानासन में भी जो व्यक्ति स्वस्थ हैं 2 मिनट करना पर्याप्त है। 5 मिनट 10 मिनट करें तो बहुत अच्छी स्थिति है। एक और बात योग शास्त्रों में कही जाती है कि किसी भी आसन की अगर आप 3 घंटे तक की स्थिति बना लेते हैं बिना किसी असहजता के, तो फिर वह आसन सिद्ध होने लगता है। उस आसन से मिलने वाले अलौकिक लाभ परिणाम आपको मिलने लगते हैं। ये तो चलिए बहुत आगे की बात है, किंतु सामान्य रूप से अगर हम देखें हमारा शरीर का स्वास्थ्य तो अवश्य ही सकारात्मक रूप में प्रभावित होता ही होता है। आगे हम देखेंगे लेट कर किए जाने वाले कुछ योगासनों के अभ्यास। इसके लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएं। सहजतापूर्वक पीठ के बल लेटने के पश्चात हम सबसे पहले करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन भी हमारे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है, अर्थात जिसमें हमारी किडनी शामिल है, तो हमारे एक्सक्रेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। किडनी के जो भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को अच्छी प्रकार से चलाए रखने के लिए किडनी को स्वस्थ रखता है। आइए करते हैं उत्तान पादासन का अभ्यास। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठा देंगे और कुछ देर इसी स्थिति में स्थिर बने रहेंगे। सपोर्ट के लिए दोनों हाथों को हिप्स के नीचे भी आप रख सकते हैं। वापस इसी स्थिति में कम से कम 2 मिनट बने रहें। आगे हम करेंगे पवन मुक्तासन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़कर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों पैरों को पकड़ लें और गर्दन ऊपर उठा दें। जिन्हें कमर दर्द की समस्या हो या मेरुदंड में किसी भी प्रकार की समस्या हो वह गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे। जो सामान्य रूप से स्वस्थ हों वो गर्दन ऊपर उठा सकते हैं। कुछ देर इस स्थिति में बने रहने के पश्चात वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यह भी आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करता है। देखिए शरीर की अधिकतर बीमारियां, अधिकतर जो भी डिजीज़ होती हैं, व्याधियां होती हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम जब इम्प्रॉपर चलता है तो ही होती हैं। अगर डाइजेशन प्रॉपर वे में काम कर रहा है तो शरीर की अधिकतर बीमारियां होंगी ही नहीं। व्यक्ति 99% स्वस्थ रह सकता है अगर उसका डाइजेशन ठीक है। आगे हम देखते हैं सर्वांगासन का अभ्यास। सर्वांगासन नाम से ही आप जान सकते हैं सर्व अंग आसन मतलब सर्वांगासन, सभी अंगों की पुष्टि करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए दोनों पैरों को इस प्रकार से ऊपर उठाएं और अपनी बैक को सहारा देते हुए दोनों पैरों को सीधा उठाए रखें। इसी स्थिति में बने रहें 2 मिनट से लेकर 5 मिनट 10 मिनट, जितने भी आप यथाशक्ति इस स्थिति में रह सकते हैं। फिर वापस आ जाएं। फिर थोड़ी देर सर्वांगासन करने के पश्चात थोड़ी देर सीधे लेटे रहें ताकि ब्लड जो आपके मस्तिष्क की ओर गया है वह पूरे शरीर में अच्छे से सर्कुलेट हो जाए। एक बार पुनः इस प्रकार से हमने सर्वांगासन का अभ्यास किया। आगे हम देखेंगे बैठकर किए जाने वाले कुछ प्राणायाम के अभ्यास। सीधे बैठ जाएंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। एक पैर इस प्रकार से ऊपर रख लिया, इसे हम कहते हैं सुखासन, ये भी ध्यान के लिए है। और आगे अगर दोनों ही पैर ऊपर रख लिए इसे हम कहते हैं पद्मासन। पद्मासन के अभ्यास से हमारी 72,000 जो शरीर की मुख्य नाड़ियां हैं सारी नाड़ियां पुष्ट होती हैं। या फिर हम आधुनिक विज्ञान के अनुसार देखें तो हमारे शरीर में जो भी हैप्पी हॉर्मोन्स है जैसे कि एंडोर्फिन है या फिर डोपामिन है, ये रिलीज़ होने लगते हैं और हमारी इस जो मूड है, जो इमोशन है, वो हैप्पी इमोशंस बनने लगते हैं। और एक और ख़ास बात, जितना हम प्रसन्न रहते हैं उतना ही अधिक हम स्वस्थ बनते हैं, उतनी ही अधिक हमारी रक्त प्रणाली कार्य करती है अच्छे से और उतने ही अधिक हमारे शरीर के जो हार्मोन्स हैं उतने ही अधिक सुचारू ढंग से कार्य करते हैं। तो आइए हम प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम में हम लंबी गहरी श्वास लेंगे और झटके से बाहर निकाल देंगे। एक बार देखें,
इसे आप सामान्य, मध्यम या फिर तीव्र गति से भी कर सकते हैं। देखें, सामान्य गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। इस प्रकार आप तीनों प्रकार की गति का यथाशक्ति चयन करके भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। कुछ मिनटों के भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से आप कई हजार किलो कैलोरी शरीर में जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी आपकी एकदम हाई लेवल पर पहुंचती है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है भस्त्रिका प्राणायाम के नियमित अभ्यास से। इसके अलावा आगे हम देखेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम, मुख को बंद रख के झटके से नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। 1 सेकेंड में 1 आवृत्ति करेंगे। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया। आगे हम देखेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारी मन की चंचलता नष्ट होती है, और इतना तो सर्वविदित है कि जितने हम कंसंट्रेट होते हैं, जितनी हमारी अच्छी एकाग्रता होती है, उतना ही अच्छे रूप से हम अपने कार्यों को करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ को उतने ही अच्छे ढंग से हम निभा पाते हैं। बाह्य प्राणायाम के लिए लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसको झटके से बाहर निकालेंगे। उसके बाद अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, नाभि को अंदर की ओर खींचेंगे और ठोड़ी को, जो क्लेविकुलर नोच है, यहाँ पर लगाएंगे और कुछ देर श्वासों को रोक करके रखेंगे। अंतः बाह्य कुंभक लगाएंगे। एक बार देखेंगे किस प्रकार से हम इसका अभ्यास करें। तीस सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक आप इस प्रकार से श्वासों को रोक कर रखें, पूरी तरह से श्वासों को बाहर निकाल दें और फिर रोक कर रखें। तो इसके नियमित अभ्यास से मन नियंत्रण में आता है, एकाग्रता बढ़ती है। आगे हम देखेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास के लिए विष्णु मुद्रा बनाएं। विष्णु मुद्रा के लिए पहली 2 उंगली इस प्रकार से नीचे की ओर, 2 उंगली, अंतिम 2 अंगुलियां सीधी, अंगूठा बिल्कुल सीधा, और अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करें और लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लें। अब इस भरी हुई श्वास को राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करेंगे। अब राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे और लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। फिर से लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। इसी क्रम को करते रहेंगे। इस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से मस्तिष्क शांत रहता है। माइग्रेन की समस्या हो, एपिलेप्सी की समस्या हो, याददाश्त नहीं रहती हो, भूलने की बीमारी हो, या फिर किसी भी प्रकार की सिर दर्द संबंधित समस्या हो। अनेकों प्रकार के सिर दर्द होते हैं, अनेकों प्रकार के मस्तिष्क संबंधित, अनेकों प्रकार की बुद्धि से संबंधित रोग होते हैं। अनेकों प्रकार से बुद्धि के अव्यवस्थित ढंग से चलने के कारण व्यक्ति पूरी तरह से दुखी रहता है, चिंतित रहता है। एंग्जाइटी की समस्या हो, डिप्रेशन की समस्या हो, सभी प्रकार के बुद्धिगत विकारों में अनुलोम विलोम प्राणायाम से लाभ पहुंचता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से, क्योंकि हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम में गहरा लंबा श्वास लिया, गहरा लंबा श्वास छोड़ा, इस प्रकार से गहरे लंबे श्वास लेने और छोड़ने से हमारी शरीर की समस्त कोशिकाएं ऑक्सीजनेट होती हैं, ऑक्सीकृत होती हैं। और ऐसी भी एक बात कही जाती है कि लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ डिसीज। सभी कोशिकाओं में अगर अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो यह भी रोगों का एक कारण होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हम समस्त कोशिकाओं को ऑक्सीकृत करते हैं, जिससे हमारी सारी कोशिकाएं ऑक्सीकृत होती हैं और हमारा स्वास्थ्य उन्नति की ओर ही अग्रसर होता है। आगे हम देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत प्राणायाम, क्योंकि ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ब्रेन में यहाँ तक देखा गया है कि गामा वेव्स प्रोड्यूस होने लगती है अगर हम भ्रामरी प्राणायाम का अच्छी प्रकार से अभ्यास करें, और गामा वेव्स हमारे मस्तिष्क की सबसे अधिक क्रियाशील अवस्था में ही उत्पन्न होती हैं। आइए करते हैं भ्रामरी प्राणायाम।
पहली उंगली मस्तिष्क पर, माथे पर, फोरहेड पर, शेष 3 उंगलियां आँखों और गाल पर, कान अंगूठे से बंद, लंबा गहरा श्वास लेंगे, मुख बंद रखकर ओंकार का नाद करेंगे नासिका से। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप 5 बार, 3 बार से लेकर 5 बार, 7 बार, 11, 21, 51 कितनी भी बार कर सकते हैं यथाशक्ति, यथा समय। इसके बाद हम उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। गहरा लंबा श्वास लेकर ओंकार का नाद करेंगे। इसके बाद कुछ देर का ध्यान मेडिटेशन सभी करें। श्वासों पर फोकस कर दें अपने ध्यान को, एकाग्र हो जाएं। कैसे श्वास नाक से अंदर जा रही है, किस प्रकार से शरीर में यह श्वास बढ़ रही है, या फिर अपने आराध्य देव का नाम जप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान परम आवश्यक तत्व है और अध्यात्म हमारे स्वास्थ्य का एक बहुत ही अहम भाग है। इसके पश्चात दोनों हाथों को आपस में घर्षण करके कोमलता सहजता के साथ आंखों पर लगाएंगे, पूरे चेहरे पर हल्का सा रब करेंगे, कान पर रब करेंगे और धीरे धीरे आंखों को खोल देंगे। आगे हम देखते हैं कुछ लाइफस्टाइल हैक्स जिनको अगर आप अपने जीवन में शामिल करें तो आप छोटी मोटी सर्दी जुकाम से संबंधित या फिर जो छोटी मोटी स्वास्थ्यगत समस्याएं होती रहती हैं, चिड़चिड़ापन या कभी सिर दर्द की समस्या, एंग्जाइटी की समस्याएं हो जाती हैं, कभी डिप्रेशन होने लगता है, ये छोटी मोटी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं जागने से लेकर। ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जाग जाना चाहिए और ऐसी रिसर्च कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्योदय से 1 घंटे पहले की जो समय वेला होती है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऐसी रिसर्चेस कहती हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उस समय हमारा ब्रेन गामा वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि गामा वेव्स जब ब्रेन प्रोड्यूस करता है उस समय हमारा मस्तिष्क सबसे अधिक क्रियाशील अवस्था में होता है। तो सुबह किया गया हर एक कार्य आपके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। तो सुबह उठकर जो भी आप अपने आप से एक्सपेक्ट रखते हैं, अपने आप से उम्मीदें रखते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं, आप अपने आप से जीवन से जो उम्मीदें रखते हैं उसके बारे में चिंतन करें। सुबह उठते ही सबसे पहले जल का पान करें, जिसे हम कहते हैं उषापान, क्योंकि रात भर सोने के दौरान हमारे पूरे शरीर में एक तरह से कहें कि डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाती है। शरीर इसको पूर्ति कर देता है, वो बात अलग है, किंतु इतने अधिक समय तक हम बिना पानी पिए की स्थिति में रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क को जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो सुबह उठते ही अगर गर्मी का मौसम है तो सामान्य टेम्परेचर का आप जल पी सकते हैं, और अगर सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा गुनगुना करके जल का आप अवश्य पान करें, क्योंकि रात भर आप बिना पानी पिए रहते हैं तो एक तरह से शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति हो जाती है। आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उठते ही सबसे पहले जल पिएँ। जल पीने से पेट भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसके अलावा जल पीने के पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त होकर योग का अभ्यास अवश्य करें। आपके दिन का जो सबसे पहला आहार होता है उसमें आप प्रयास करें अधिक से अधिक लिक्विड डाइट लें, या फिर आधा पका हुआ या फिर अंकुरित का भी आप सेवन करें। दही का आप सेवन करें सुबह, बहुत अच्छा बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। दोपहर को छाछ का और रात्रि को दुग्ध का। ऐसा बताया जाता है कि जो सुबह दही का, दोपहर को छाछ का और रात को दूध का सेवन करता है
उसके शरीर में उसे 99% बीमारियों से छुटकारा मिलता है, उसे अस्पताल के चक्कर बिल्कुल नहीं लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए नियमित हर 2-3 दिन में काढ़े का भी सेवन कर लिया करें। गिलोय बहुत अच्छा बताया गया है हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो गिलोय का आप सेवन टेबलेट फॉर्म में भी कर सकते हैं और काढ़े के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्दी का मौसम है तो च्यवनप्राश का आप सेवन करें, गर्मी का मौसम है तो आप अमृत रसायन का सेवन करें। तो इस क्लास में हमने जाना कुछ यौगिक अभ्यासों को, कुछ लाइफस्टाइल संबंधित सूत्रों को और कुछ आयुर्वेद संबंधित चीज़ों को। इनके नियमित अभ्यास से अगर हम थोड़े से जागरूक रहें तो एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आइए हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले किसी स्वास्थ्यगत अच्छी जानकारी के साथ। ओम शांति शांति शांति।